Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, आज हम उसमें पहला चैप्टर उठाएंगे, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है इसमें तकरीबन 1 मंथ लगभग लग जाएगा। ठीक है, कंप्लीट होने में। उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं रखूँगा दूसरी तरफ से न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स। ठीक है, या नर्सिंग फाउंडेशन जो आपका है वो मैं उसके बाद पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अकेला ही पढ़ाना है, तो इसीलिए पहले हम बायोकेमिस्ट्री 1 मंथ तक हो जाएगा कंप्लीट इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद हम उठाएंगे न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, या हम उठाएंगे नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट। ठीक, दोनों में से एक हम उठाएंगे उसके बाद। बट पहले हम बायोकेमिस्ट्री, आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, और और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और न्यूट्रिशन डाइट्रिक्स उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसे है बायोकेमिस्ट्री में जो आपको समझने ज़रूरी है। ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। ठीक, और ये जो पीडीएफ है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद मैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे भेजूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, वो ज्वाइन करके रख लेना ज़रूर। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी चाहिए, वहाँ पे है टेलीग्राम ग्रुप पे, या मेरे चैनल पे आप जो चैनल है, ठीक है, नर्सिंग वेंचर्स, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के। ठीक है, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट्स द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसमें हमें तकरीबन मतलब मिनिमम 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर और कल मैं इसका और एक लेक्चर दूंगा, हो जाएगा कंप्लीट। अगर फिर और एक भी लगेगा तो 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चलो कार्बोहाइड्रेट्स हम थोड़ा सा डेफिनेशन देखो। मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाता हूँ, आपको पता है मैं सिलेबस के बाहर नहीं जाऊँगा। देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही जो आपको पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, बट आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। वहाँ पे खाली कार्बोहाइड्रेट्स लिखा है, नीचे सीधा लिखा है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, वहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं लिखी है, तो आप मत पढ़ो। क्यों पढ़ोगे? ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ो, बस आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है क्या होता है, कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स नाम से आपको पता चलेगा, कार्बो मतलब इसमें कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन होगा, और हाइड्रेट्स, देखो अगर हम किसी को बोल रहे हैं आप डिहाइड्रेटेड हो, डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर की कमी होगी। अब यहाँ पे हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर होगा। अब हाइड्रेट से क्या नाम यहाँ पे पता चलता है आपको, इसमें वाटर होगा। ठीक है, इसमें कौन, देखो इसमें होंगे आपको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन, ये 3 एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स और सब्सटेंसेज विच कंटेन कार्बन, कार्बन होता है इसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनकी जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2O होल N। ठीक है, N यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, CnH2O होल N, ये याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड। ठीक है, क्या मैंने बोला, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड, या तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उनमें, हाइड्रोक्सी ग्रुप किसको हम बोलते हैं, OH ग्रुप को, या उनमें कीटोनिक ग्रुप होगा। ठीक है, जिनमें कीटोनिक ग्रुप होगा उनको हम बोलते हैं कीटो शुगर्स। ठीक है, कीटोस शुगर्स, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप होगा, उनको हम बोलते हैं एल्डो शुगर्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी। अब यहाँ पे मैंने सिंपलेस्ट कीटोन एंड सिंपलेस्ट ऑल्डोस या कीटोस हम बोलेंगे। ठीक है, लिया है, आप इसको देख सकते हैं, जब मैं इसको सेंड करूँगा ना पीडीएफ को, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन मैंने बनाया है, ये सिंपलेस्ट क्या है, कीटोस है। ठीक है, इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कार्बन नंबर सेकंड पे, और यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, कार्बन नंबर फर्स्ट पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसरल डाइहाइड, इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट अल्डोस। ठीक है, उसके बाद जो आपके सिलेबस में दैट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम सीधा चलेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे। ठीक है, देखो जो प्रिंसिपल डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, लाइक इसमें होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अगर हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे, बट हमें क्लासिफिकेशन नहीं पढ़नी है, मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स लाइक यहाँ पे एग्जांपल है स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, उसके बाद डाइसैकेराइड्स इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। डाइसैकेराइड्स में एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोस है, सैक्रोस है। ठीक है, या माल्टोस है। ठीक, उसके बाद हम बोलेंगे एंड टू माइनर एक्सटेंट मोनोसैकेराइड्स, इसमें होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोस एक्स्ट्रा, और उसके बाद गैलेक्टोज भी। ठीक है, ये रहे कुछ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो आप मतलब डाइट के साथ खाते हो, पॉलीसैकेराइड्स खाते हो, डाइसैकेराइड्स खाते हो, और ग्लूकोज भी कभी कभार टू सम एक्सटेंट आप खाते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस
किसके बीच में, ग्लूकोज के बीच में, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। देखो आप इसको खुद भी और आपको पता है, आपने पढ़ा होता है। यहाँ पे देखो आप, अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, इसमें 6 कार्बन होते हैं। ये इनको हम कहते हैं हेक्सो शुगर्स। ग्लूकोज भी हेक्सो शुगर है, मतलब इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन और गैलेक्टोज में भी 6 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन नंबर अगर हम सेकंड की बात करेंगे, ठीक है, इसमें राइट साइड यहाँ पे है OH ग्रुप। ठीक है, राइट साइड OH ग्रुप। बट अगर हम फ्रक्टोज की बात करेंगे, इसमें कीटोन ग्रुप है कार्बन नंबर सेकंड पे। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इस पे एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, आया समझ। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप खुद भी इसमें देख सकते हो, जब मैं PDF सेंड करूँगा आपको खुद समझ आएगा। फिर मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इसमें पढ़ाऊंगा आपको। बाकी आपको पता है, डाइजेशन भी आपने पढ़ा होता है। ठीक है, 12th में, और आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा पढ़ा होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, डाइजेशन इन माउथ। अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पहले हम देखेंगे डाइजेशन इन माउथ। आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट्स है, दे आर द ओनली न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, हुज डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ, या मतलब स्टार्ट होती है कहाँ से, माउथ से उनकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। और आपको पता है अबाउट कितना परसेंट डाइजेशन होता है स्टार्च का, ये ना कार्बोहाइड्रेट्स का 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, मतलब स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है ना। ठीक है, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। हियर बाय दिस एंजाइम, और एंजाइम कौन लगता है यहाँ पे, स्लाइवरी एमाइलेस में तेज पढ़ाऊँ क्योंकि आपको ये पता है और आपने पढ़ा होता है। और उसके लिए ऑप्टिमम pH कितना होना चाहिए, 6.8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्टार्च है, इस पे एक्ट कौन करेगा, स्लाइवरी एमाइलेस, और किस में कन्वर्ट करेगा, या अगर पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च अगर पॉलीसेकेराइड है, और जो माल्टोस है ये क्या है, ये डाइसेकेराइड है। ठीक है, और माल्टोस फिर कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज की 2 मॉलिक्यूल्स में, और वहाँ पे एंजाइम लगता है माल्टेज। ठीक है, वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है उसके बाद डाइजेशन इन स्टोमक हो गई माउथ में। उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टोमक। देखो जैसे स्लाइवरी एमाइलेस कहाँ पे पहुंच जाता है, स्टोमक में। ठीक है, एज द स्लाइवरी एमाइलेस रीच द स्टोमक, ये क्या करता है, वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ पे HCl होता है, ये इस स्लाइवरी एमाइलेस के फंक्शन को डीएक्टिवेट करता है, मतलब वो फिर फंक्शन नहीं करता है। स्लाइवरी एमाइलेस फर्दर डाइजेशन नहीं करता है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। देयरफॉर वहाँ पे डाइजेशन नहीं होती है, कहाँ पे, स्टोमक में, किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। ये बात याद रख लेना, स्टार्च की डाइजेशन नहीं होती है स्टोमक में। तो हम अगर वहाँ पे डाइजेशन नहीं होते, हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा जाएंगे कहाँ पे, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द एसिडिक contents of the stomach on reaching small intestine or neutralized by, देखो मैंने इजी नोट्स बनाया ताकि आपको इजीली समझ आएगा जब आप पढ़ोगे। इसमें तकरीबन आपको मिनिमम 10 मिनट लगने चाहिए रिवाइज करने में, मिनिमम 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, द एसिडिक कंटेंट्स ऑफ द स्टोमक ऑन रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं आप, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और न्यूट्रलाइज्ड बाय बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। अब देखो ये जो एसिड है, आप बोलोगे कि जो अल्फा एमाइलेस होता है, ठीक है, उसको भी फिर डीएक्टिवेट करेगा HCl। बट जब जैसे ही HCl कहाँ पहुँचता है, इंटेस्टाइन में, वहाँ पे उस HCl को बाइकार्बोनेट जो कि प्रोड्यूस करता है कौन, पैनक्रियाज, उसको क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज करता है। फॉर एग्जांपल HCO3 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे H पॉजिटिव, इसको बाइकार्ब मतलब ये न्यूट्रलाइज करेगा, वहाँ पे क्या बनेगा, H2CO3। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनता है। ठीक, तो इसको क्या किया इसने, न्यूट्रलाइज, तो वहाँ पे एसिड नहीं बचा। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज किया गया किसने, बाइकार्बोनेट ने, जिसको सिक्रेट किया पैनक्रियाज ने। अब यहाँ पे देखो जो पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेस है, अब बोलोगे कि सर अब अगर इसको भी HCl क्या कर लेता है, डीएक्टिवेट, जैसे कि स्लेवरी एमाइलेस को किया। ठीक है, बट यहाँ पे जो एसिड होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या हुआ है, न्यूट्रलाइज हुआ है। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेस क्या करता है, ये एक्ट ऑन करता है स्टार्च पे एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डाइसेकेराइड। किस पे एक्ट करेगा, स्टार्च पे। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड, और क्या बनाता है वहाँ पे, डाइसेकेराइड, लाइक माल्टोज बनाता है, वहाँ पे लैक्टोज बनाता है। ठीक है, एंड दीज डाइसेकेराइड्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू मोनोसेकेराइड्स बाय माल्टेस एंड लैक्टेस रेस्पेक्टिवली। आपको समझ आ रहा होगा, विच आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल सेल। जो ये लैक्टेस और माल्टेस है ना, ये दो एंजाइम्स है जो कि डाइसेकेराइड्स को कन्वर्ट करता है मोनोसेकेराइड्स में। ठीक है, इनटू माल्टोस एंड लैक्टोस। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स में, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे देखो, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेस एक्ट्स ऑन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नॉट ऑन अल्फा 1,6 बॉन्ड्स। देखो ये कंफ्यूजन आपको मैं दूर करूंगा इस डायग्राम से। ये बोल रहा है जो अल्फा पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेस है, ये किस बॉन्ड पे एक्ट करता है, मतलब ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है, ये करता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक, नॉट अल्फा 1,6। ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया ग्लूकोज का। ठीक है, इसमें 6 कार्बन है, कार्बन नंबरिंग में मैंने दिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, इसमें भी ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो कार्बन नंबर 1 है इस पर ध्यान रख लेना, और जो कार्बन नंबर 4 है, मैंने बोला है अल्फ़ा जो
ये ना अल्फा एमाइलेज वो किस पे एक्ट करता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे, इसलिए मैंने अल्फा कार्बन नंबर 1 लिया और कार्बन नंबर 4 लिया। कैसे एक्ट ये करता है इसको ब्रेक देखो यहाँ पे, ये क्या है, दो मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है। ये मोनोसेकेराइड्स जब बॉन्ड बनाएंगे आपस में क्या बनाएंगे, डाइसेकेराइड। अगर ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स हैं ना यहाँ पे, तो वो क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे। अगर ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज होगा, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, सैक्रोज बनाएंगे। अगर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होगा तो वो क्या बनाएंगे, वहाँ पे लैक्टोज बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स है तो ये बनाएंगे यहाँ पे माल्टोज, ठीक है, डाइसेकेराइड। अब यहाँ पे माल्टोज हम बनाएंगे, ये ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 पे नजर रख लेना। यहाँ से ये वाला OH है ना, एक सेकंड, ये वाला OH, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे बॉन्ड होता है शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। तो बॉन्ड हो गया किसकी तरफ, शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ से OH नेगेटिव निकला, ठीक है। अब यहाँ से निकलता है H पॉजिटिव, इस OH से H पॉजिटिव निकलता है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से H पॉजिटिव निकला, यहाँ से क्या निकला, OH नेगेटिव। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव क्या बनेंगे, वाटर, तो वाटर माइनस, मतलब मैंने यहाँ पे निकाला बाहर, ठीक है, वाटर। अब यहाँ पे क्या बचा, ध्यान रख लेना, जब यहाँ से OH निकला, यहाँ से निकला H पॉजिटिव, तो यहाँ पे खाली ये ऑक्सीजन बचा ना OH का, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये OH इसके साथ बॉन्ड बनाता है, देखो यहाँ पे, इधर देख लेना, ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर फर्स्ट पे, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन नंबर फर्स्ट ने कितने बॉन्ड्स बनाए, एक यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन की तरफ 2, और यहाँ से हाइड्रोजन था, कितने हो गए 3। अब इसको एक चाहिए, तो ये जो ऑक्सीजन बचा इस वाले कार्बन का, कार्बन नंबर 4 का, इसके साथ बॉन्ड बनाता है ऐसे, और ये वाला कार्बन है कार्बन नंबर 4, ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ताकि इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। और वहाँ पे बॉन्ड जो बना, ठीक है, वो बना बिटवीन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, इट्स द माल्टोस, ये माल्टोस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो ये डाइसेकेराइड है, इसको ब्रेक कौन करता है, यही अल्फा एमाइलेज, इस वाले बॉन्ड को ये ब्रेक करता है, इस अल्फा 1,4,1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ये ब्रेक करता है, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए इनटू मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है। ये आपको समझ आया, आई होप। उसके बाद maltose, lactose and sucrose are converted into monosaccharides which occurs at the mucosa lining of the upper jejunum, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ये रही आपकी डाइजेशन। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, क्योंकि हमें मोनोसेक्राइड्स की ही एब्जॉर्प्शन करानी है, क्योंकि हमने पहले पॉलीसेक्राइड जो था उसको डाइसेक्राइड में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो बड़े मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए इनको छोटे छोटे टुकड़ों में किया, जिनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द प्रिंसिपल मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस्ड by the digestion of carbohydrates are glucose, fructose and galactose. Glucose accounts nearly 80% of the total monosaccharide, ठीक है। ये आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ रहा होगा। The absorption of sugars mostly takes place in the duodenum and upper duodenum of small intestine. यहाँ पे मेनली absorption कहाँ पे होती है, duodenum में, और जो upper duodenum होता है ना small intestine का, वहाँ पे maximum absorption होती है, ठीक है। और याद रख लेना, maximum absorption होती है monosaccharides की in the intestine, small intestine, ठीक है। माउथ में थोड़ा सा, मैंने आपको बोला, सॉरी डाइजेशन में बोल रहा हूँ, डाइजेशन होती है मैक्सिमम कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और एब्जॉर्प्शन तो वहीं पे होता है। इट्स ऑब्जर्व्ड दैट हेक्सोसिस आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड देन पेंटोसिस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे ना मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में आपको पढ़ाऊंगा कैसे हेक्सोसिस क्यों जल्दी होती है एब्जॉर्ब एज कम्पेयर टू पेंटोसिस से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, among monosaccharides galactose is most efficiently absorbed followed by glucose and fructose। यहाँ पे देखो, अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे, जो गैलेक्टोस है वो जल्दी अब्जॉर्ब होता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज एंड देन फ्रैक्टोस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। अब यहाँ पे देखो, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज इट्स ट्रांसपोर्टेड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वर्डिंग पे ध्यान देना। देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव यहाँ पे वर्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एनर्जी लगेगी। ग्लूकोज को अगर एब्जॉर्ब है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसमें एनर्जी लगेगी अंदर लेने में, मतलब एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैकेनिज्म, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने रफ डायग्राम बनाया यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। देखो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म समझाऊंगा और आपको खुद लिखना है अपनी कॉपी पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप मैं समझाऊंगा, आप खुद लिख सकते हैं फिर, ठीक है, जब आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस जिसको मैंने ग्रीन से दिखाया, ठीक है, ये है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, ठीक है, ये क्या है, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये है इंटेस्टाइनल सेल, जिसको मैंने आप ग्रीन से दिखाया, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद ये जो सिलेंडर शेप्ड मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये है ब्लड वेसल, मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल, ठीक। हमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से हमें ये उठाना है, ठीक है, जो मोनोसैकेराइड्स और किस में ले जाने हैं, सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, वही हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कैसे होता है। देखो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है,
ये वाला मेम्ब्रेन जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। और ये जो ब्लड वेसल के साथ सेल ने मेम्ब्रेन बनाया है इसको हम कहते हैं कंट्राल्यूमिनल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? कंट्राल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ये मेंशन कर लेना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। अब ये देखो, ये जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसमें दो गेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। पहला जो गेट है दैट्स द HGLT फर्स्ट, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, HGLT फर्स्ट, ठीक है। कहाँ पे होता है? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे। और इसी पे होता है ग्लिट 5, ठीक है, ग्लिट 5। बट जो कंट्राल्यूमिनल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वहाँ पे होता है एक दरवाजा जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लिट 2। आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो अब कैसे होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। देखो, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ना, एक साथ मतलब एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब अंदर जाता है थ्रू दिस HGLT फर्स्ट, इसके थ्रू ये अंदर जाता है। और इसके साथ साथ ये सोडियम जो बाहर पड़ा है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, ये बहुत सारा होता है, ठीक है, ये भी इस ग्लूकोज के साथ चला जाता है, ठीक है। कहाँ पे? इस सेल में, ठीक है, ये इंटेस्टाइनल सेल। अब यहाँ पे HGLT फर्स्ट, सोडियम ग्लूकोज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, क्योंकि इसके थ्रू बोथ ग्लूकोज एंड सोडियम क्या होते हैं? एंटर होते हैं इनटू द इंटेस्टाइनल सेल। अब यहाँ पे क्या पूछा? ग्लूकोज प्लस सोडियम, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्लूकोज प्लस सोडियम है, ये ग्लूकोज क्या करता है काम? ये जाता है थ्रू दिस ग्लूट 2। ग्लूट 2 क्या होता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है ना। तो ये ग्लूकोज इसी ग्लूट 2 के थ्रू एंटर हो जाता है किसमें? ब्लड सर्कुलेशन में, और ये एब्जॉर्ब होता है इसी के थ्रू, ठीक है। अब पहुंच गया हमारा ग्लूकोज, और इसी तरह गैलेक्टोज भी इसी के थ्रू, ठीक है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज भी पहुंच गया हमारा, ठीक है, ओके। उसके बाद जो फ्रैक्टोज रह गया, नहीं, अभी यहाँ पे सोडियम पड़ा है ना इंटेस्टाइनल सेल में, ये कैसे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा? देखो, यहाँ से एंटर करेंगे इस पंप सोडियम पोटेशियम ATPase जो यहाँ पे पंप लगा है, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे 3 सोडियम अंदर जाएंगे ब्लड सर्कुलेशन में, और बाहर यहाँ पे 2 पोटेशियम आएंगे, 2K पॉजिटिव। आपको पता है, ये भी आपको समझ आया, ठीक है। हो गया सोडियम में एंटर, ठीक। उसके बाद जो फ्रैक्टोस है, ये ग्लूट 5 के थ्रू, इस ग्लूट 5 के थ्रू एंटर हो जाता है किसमें? सेल में। फिर ये चला जाता है किसमें? ब्लड सर्कुलेशन में। हो गया ये भी। उसके बाद जो पैक्टोसिस है, ये बाय सिंपल डिफ्यूजन क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ये रहा थोड़ा सा, मतलब मैंने आपको मैकेनिज्म दिखाया कैसे होता है, ये आप खुद लिख सकते हैं आप, ठीक है, अपने वर्डिंग्स में। उसके बाद नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, पहले हम थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म समझते हैं क्या होता है। देखो, हमने पहले डाइजेशन कराई कार्बोहाइड्रेट्स की, वहाँ से हमने डाइजेशन जब कराया उसका, ठीक है, तो वहाँ पे क्या निकले? मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद हमने क्या कराई? उनकी एब्जॉर्प्शन। अब वहाँ पे वो कहाँ पे पहुँचे? आप मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, वो ग्लूकोज कहाँ पे पहुँच गया? ब्लड सर्कुलेशन में। अब ब्लड सर्कुलेशन के बाद उसको कहाँ जाना है? सेल्स में, ठीक है। अब जो ये सेल्स में जाता है, जब इस सेल्स में जाता है, वहाँ पे एनर्जी निकलती है इसकी, जिसको हम कहते हैं ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो उसी को हम क्या कहेंगे? कार्ब, ये ना मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब एनर्जी निकालना, ठीक है, फ्रॉम दीज मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम यही देखेंगे कैसे हम ATP निकालेंगे इनसे। देखो, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है ना, मेटाबॉलिक पाथवे, इसमें 2 पाथवे आते हैं। एक होती है कैटाबॉलिक पाथवे, दूसरी होती है एनाबॉलिक पाथवे। कितने होते हैं? 2, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। देखो, कैटाबॉलिक से आप याद रख लेना, कैट मतलब कट, इसमें कट होता है, कट मतलब ब्रेक डाउन होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ग्लूकोज जब भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहाँ पे क्या निकलेंगे? वहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, प्लस ATP यहाँ पे निकलेगा। तो ATP यहाँ पे हमने एनर्जी निकाली, किसमें? कैटाबॉलिक पाथवे में। बट एनाबॉलिक पाथवे की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है? इट आर इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, लाइक ये जो मॉलिक्यूल्स है, प्लस अगर हम यूज़ करेंगे, मतलब ये इसमें एनर्जी लगेगी, ATP का खर्चा हो जाएगा यहाँ पे, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वापस बन जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कैटाबॉलिक पाथवे में ATP निकलता है, बट एनाबॉलिक पाथवे में ATP लगता है, ठीक है। तो ये रही इसकी एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ग्लूकोज जो है, अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लाइकोजन में। और ये कहाँ पे होता है? लिवर में होता है, ठीक है। और वहाँ पे स्टोर होता है किसमें? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है ज़्यादा, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्टोस एंड गैलेक्टोस कन्वर्टेड, ठीक है, इनटू ग्लूकोज। जो फ्रैक्टोस और गैलेक्टोस है ना, ये पहले कन्वर्ट किए जाते हैं किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। उसके बाद इनसे एनर्जी निकाली जाती है। जो ग्लूकोज है वो तो ग्लूकोज है, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में इन द लिवर एंड स्टोर, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा तब वो ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फिर वहाँ से ATP निकालते हैं। बट जो फ्रैक्टोस एंड गैलेक्टोस है, उनको पहले कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ग्लूकोज में।
कौन करता है? बाय द लिवर एंड एंजाइम्स, वो हम देखेंगे आगे, वो आपको समझ आएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ग्लूकोज पासड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब वहाँ पे एटीपी निकालना है हमें, ठीक है, वहाँ से एनर्जी निकालनी है, ठीक। अब ये सेल के पास पहुँच गया, अब हम देखेंगे कैसे हम इससे एनर्जी निकालेंगे, एटीपी निकालेंगे, ठीक है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये वाला पॉइंट इधर देखो, ये पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इसको हमने क्या कराई? डाइजेशन कराई, ठीक है। वहाँ से क्या निकला? डाइसेकेराइड, ओके। उसके बाद डाइसेकेराइड्स, उसको ब्रेक डाउन किया, वहाँ से क्या निकला? मोनोसेकेराइड्स, उनकी एब्जॉर्प्शन कराई, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किस किस की कराई हमने? ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की, फ्रैक्टोज की, और ये एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में भी ये आ गया। अब ये सेल के पास चला गया, किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, सेल फॉर द मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे देखो, ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैंने लिया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें 6 कार्बन होते हैं। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस जो होती है 10 स्टेप प्रोसेस, उसमें जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुवेट में। वो क्या होता है? 3 कार्बन कंपाउंड, पायरुवेट होता है ना, C3H4O3, ठीक है। वो क्या होता है? 3 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल्स निकलेंगे? 2, क्योंकि एक में 3 कार्बन होता है, 2 3 हो गए 6 कार्बन, ठीक है। अब जो ये पायरुवेट है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कन्वर्ट होता है किसमें? एसिटाइल कोए में, ठीक है। ये आपने पढ़ा होता है 11th 12th में, आपको पता होगा। अब मैं तेज चलूंगा यहाँ से, ठीक है। एसिटाइल कोए में जब ये कन्वर्ट होता है, वहां से इसको TCS साइकिल, ये TCS साइकिल में जाता है, ठीक है। कौन? एसिटाइल कोए। TCS साइकिल का क्या नाम है? दूसरा क्रिब्स साइकिल, ठीक है। अब जो ये TCS साइकिल है या क्रिब्स साइकिल है, ये कॉमन पाथवे होती है फॉर द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, फॉर द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फॉर द फैट मेटाबॉलिज्म। वो आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। अभी आप बस याद रखो, ये कॉमन पाथवे है फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फॉर फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कॉमन पाथवे कैसे होते हैं मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है TCS साइकिल, ये आपने पढ़ा होता है, जब TCS साइकिल में चला जाता है एसिटाइल कोए में, ठीक है, एसिटाइल कोए, उसके बाद वहां से निकलती है क्या? NADH, वहां से निकलता है FADH निकलता है, ठीक है। एक सेकंड, NADH निकलता है, FADH है, NADH2, FADH2, उसके बाद GTP, उसके बाद यहाँ से और क्या निकलता है? वाटर निकलता है यहाँ से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मेन जो हमें चाहिए दैट्स द ATP, एनर्जी। अब यहाँ से जो GTP है, ये क्या होती है? ये भी ATP ही होता है, ठीक है। NADH2 वहाँ से निकलते 3 ATP, ठीक है, और जो FADH2 है वहाँ से 2 ATP निकलते हैं हमें। तो फाइनली हमने ATP बनाया किससे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद क्या होता है। अब जो ये ग्लूकोज है, वहाँ से हमने डायरेक्टली क्या बनाया? ATP। बट मैंने आपको पहले ही बोला, जो फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज है, वो फॉर कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज, मतलब उसको कन्वर्ट किया, उनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। कहाँ पे? लिवर में, ठीक है। और कन्वर्ट जब भी ग्लूकोज में होता है, कुछ जो ग्लूकोज है वो लिवर स्टोर रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मैंने आपको बोला यहाँ पे अगर जो गैलेक्टोज है और फ्रैक्टोज है अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्वांटिटी में, तो लिवर में उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? ग्लूकोज में। अब अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, वो लिवर अपने पास स्टोर रखेगा और आधा भेजेगा कहाँ पे? इस वाले प्रोसेस में। इधर ध्यान रखना, ग्लाइकोलिसिस जो मैंने अभी बताया। आधा ग्लूकोज यहाँ से इधर चला जाएगा, इधर ऐसे इधर, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी? ऐसे वो हो जाएगा कन्वर्ट किसमें? पायरुवेट में। उसके बाद एसिटाइल कोए, उसके बाद TCS साइकिल में चला जाएगा। उसके बाद वहाँ से एनर्जी निकलेगी, आधा स्टोर रहेगा कहाँ पे? लिवर में, सॉरी हाँ लिवर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको पता होता है बट फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। जो ग्लूकोज है ना, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे ग्लाइकोजन में, कहाँ पे होता है? लिवर में। उस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। देखो, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनाना। अब यहाँ पे ग्लाइकोजन बना कहाँ से? ग्लूकोज से, तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हुआ, लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। अब ग्लाइकोजन किस में हुआ ब्रेक? किसमें? ग्लूकोज में। यहाँ से मैंने दिखाया है एरो इस तरह, ठीक है। अब जब ग्लाइकोजन वापस मतलब किस में ब्रेक हुआ? ग्लूकोज में, तो उस वाली प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर हम ग्लूकोज बनाएंगे किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, लाइक हम बोलेंगे प्रोटीन बनाए, प्रोटीन से हमने ग्लूकोज बनाया, लिपिड से हमने ग्लूकोज बनाया, फैट से हमने ग्लूकोज बनाया, तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो, नियो का मतलब होता है न्यू मतलब यहाँ पे आप याद रख लेना, हमने एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, हमने किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट नए कंपाउंड से क्या बनाया? ग्लूकोज। तो इसी तरह इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे बोलूँगा। मैंने आपको बोला जो क्रिब्स साइकिल है वो कॉमन पाथवे होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म। देखो कैसे, जब हमने ग्लूकोज बनाया, ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ से हमने बनाया? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट पर। उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये चला जाता है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में, फिर से जो मैंने ऊपर दिखाया ग्लाइकोलिसिस, फिर उसको कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज इंटू पायरुवेट में। तो ये वाला ग्लूकोज भी वहाँ चला जाता है। बट जो ये ग्लूकोज है कहाँ से बना? बनाना है प्रोटीन से, लिपिड से, इसीलिए मैंने बोला वो कॉमन पाथवे, ठीक है।
ठीक है, आए समझ? ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पहला जो इसमें है दैट्स द लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, इसमें क्या होता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन द ह्यूमन। ये किसकी वजह से होता है? इसमें डेफिशिएंसी होती है कि एंजाइम की, दैट्स कॉल्ड द लैक्टोज। ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है लैक्टेस, सॉरी इसमें एक एंजाइम लैक्टेस यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, लैक्टोज नहीं, लैक्टेस। डेफिशिएंसी होती है ना एक एंजाइम की, लैक्टेस, LACTASC। ठीक है, लैक्टेस याद रख लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, ये जो लैक्टेस है ये क्या काम करता है? इसकी फंक्शन क्या है? लैक्टेस करता है लैक्टोज को कन्वर्ट इनटू गैलेक्टोज प्लस फ्रैक्टोज। अब जब लैक्टेस एंजाइम की कमी होगी, ठीक है, तो लैक्टोज जो लैक्टोज है वो तो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? Consumption of curd is beneficial since lactobacilli present in curd is beneficial because it contains enzyme lactose। यहाँ पे lactase लिख लेना, यहाँ पे lactose हुआ है, lactase लिख लेना। ठीक है, देखो अगर हम कंज्यूम करेंगे कर्ड, वो बेनिफिशियल है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी, क्योंकि उसमें जो लैक्टोबैसिलस होता है ना, उसमें होता है वो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें एक एंजाइम होता है दैट्स कॉल्ड द लैक्टेस। अब जब हमने कर्ड पिया, ठीक है, तो वहाँ पे लैक्टेस एंजाइम प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट करेगा लैक्टोज को किस में? इंटो मोनोसैकेराइड्स में, लाइक गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो वहाँ पे लैक्टोज जो इंटॉलरेंस है वो बीमारी खत्म हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फर्दर यीस्ट विच इज रिच इन लैक्टेस can also be used for treatment of lactose intolerance. Best treatment for lactose intolerance is elimination of lactose from diet। देखो यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप लैक्टोज खाओगे, ठीक है, अगर आप लैक्टोज खाओगे, वहाँ पे डिफिशिएंसी है किसकी? लैक्टेस एंजाइम की। अब जब यहाँ से खा रहे हो तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, वहाँ पे इंटॉलरेंस होती है। ठीक है, तब आप मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते हो, आया समझ? जब अगर आपको कम करना है इसको, तो आपको डाइट के साथ लैक्टोज ज़्यादा नहीं खाना है, आया समझ? यही है, लाइक आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने, लाइक मिल्क नहीं खाना है, डेयरी प्रोडक्ट जो जिसमें लैक्टोज ज़्यादातर होगा, ठीक है, वो नहीं खाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें डिसऑर्डर है दैट्स ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। क्या होती है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ये क्या होती है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है अफेक्टिंग एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू एबनॉर्मल ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड वेरियस हेल्थ इश्यूज। आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपो, ये आपको पता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होती है। ये क्यों होता है? इसमें वेरियस फैक्टर्स लाइक डायबिटीज़ हो सकती है, किसी में इंसुलिन ओवर यूज़। ठीक है, जब इंसुलिन ओवर यूज़ होगा तो वहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, आए समझ? उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ दैट सीलिएक डिजीज। Now last इसमें disorder that celiac disease autoimmune disorder damaging the small intestine lining which can affect carbohydrate absorption। देखो ये एक autoimmune disease है जो कि क्या करती है, ये इंटेस्टाइनल का जो लिमन होता है ना, उसको डैमेज कर पाता है। ठीक है, कर लेता है। जब वो डैमेज हो जाएगा उसके बाद एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाएगी, उतना नहीं हो जाएगा। ठीक है, वहाँ वो अफेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये टॉपिक हम इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ताकि जो क्योंकि जो ग्लूकोज है इट्स एसेंशियल, ठीक है, टू हैव कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू द ब्रेन, ताकि जो ब्रेन है उसको कंटिन्यूअसली सप्लाई मिले किसकी? ग्लूकोज की। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन इसकी। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन विद इन 70 to 100 mg पर डेसीलीटर। अगर हम मतलब इसका बैलेंस नॉर्मल वैल्यू बताएंगे, अगर हम ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है, इसका क्या होता है? 70 to 100 mg पर डेसीलीटर आपको मेंटेन रखना है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, उसके बाद लेवल इज अबव नॉर्मल। अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया, वो आपको पता है, वो होता है हाइपरग्लाइसीमिया। अगर लेवल इज बिलो नॉर्मल हो गया, ठीक है, तो वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, आफ्टर द इंटेक ऑफ कार्ब, देखो जब आप कोई मील खाओगे, ठीक है, क्या खाओगे? कोई मील खाओगे, ठीक है, जो फास्टिंग ग्लूकोज आप याद रख लेना, नॉर्मल वैल्यू जो फास्टिंग होता है ना, जो ना रोज़दार होते हैं, ठीक है, जो सुबह कुछ नहीं खाते, फिर वो फास्टिंग में क्या करेंगे? ब्लड शुगर चेक। ठीक है, तो उनका क्या होना चाहिए? नॉर्मल वैल्यू आप याद रख लेना। आधे बोल रहे 70 to 100 mg पर डेसीलीटर, कुछ बोल रहे हैं 70 to 110 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, आप याद रख लेना 70 to 100। ठीक है, अब जब विदाउट फास्टिंग जो होगा उसका नॉर्मल वो भी याद रख लो 110 to 140 mg पर डेसीलीटर, क्योंकि वो जब वो खाता है ना, उसका जो ग्लूकोज लेवल होती है वो रेज होती है अप टू द 140, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। हम क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। अब जो नीचे दिए गए फैक्टर्स हैं, इनसे हम पता करेंगे कि कैसे ये जो ब्लड ग्लूकोज है ये रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, पहले इसमें हम पढ़ेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो रेगुलेट रखते हैं ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उसके हम पढ़ेंगे लास्ट में रीनल मैकेनिज्म। पहले क्या पढ़ेंगे हम? हार्मोन्स। ठीक है, जो मेजर हार्मोन्स होते हैं ना, जो कि कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसमें आता है पहले हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको
डायबिटीज़ है, ठीक है, आपको ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया, तो उसको कम करना है ना, वहाँ पे कौन से हार्मोन्स लगेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन जो इसको कम करेंगे। लाइक यहाँ पे इंसुलिन है, ठीक है, जो कि सिक्रेट करता है आपके जो पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं, वहाँ पे 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम आइलेट्स सब लैंगरहैंस कहते हैं, वहाँ पे अल्फा बीटा गामा होते हैं, ठीक है। बीटा सेल्स करते हैं सिक्रेट इंसुलिन, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ये कैसे इंक्रीज करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। और जो कुछ यहाँ पे और हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स है, यहाँ पे ग्लूकोगन है, यहाँ पे कॉर्टिसोल है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। ग्लूकोगन कहाँ से सिक्रेट होता है, ये भी पैनक्रियाज से, वहाँ पे अल्फा सेल्स इसको सिक्रेट करते हैं। एपिनेफ्रिन है, ACTH है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मेन लिखे हैं। अब हम देखेंगे कैसे रेगुलेट होता है। देखो फॉर एग्जांपल आपके ब्लड में हाई ब्लड ग्लूकोज हुआ, ठीक है, मतलब ब्लड जो ग्लूकोज हुआ ना वो हाई हो गया, वो स्टिमुलेट करता है किसको, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन को। जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्टिमुलेट करेगा ना किसको, पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज को जब इसने स्टिमुलेट किया, ठीक है, एक सेकंड, इसने किसको स्टिमुलेट किया, पैनक्रियाज को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन जो है इंसुलिन, ये सिक्रेट किया जाएगा ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, एरो के ऊपर ध्यान देना किसकी तरफ है, ठीक है। अब ब्लड ग्लूकोज की लेवल कम, मतलब जो ग्लूकोज है ब्लड में वो कम हो गया, वो फिर से स्टिमुलेट करेगा किसको, पैनक्रियाज को। और वहाँ पे किन सेल्स को, अल्फा सेल्स को, वो क्या सिक्रेट करेंगे, ग्लूकोगन। वहाँ पे वो क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, वो इसको फिर से इंक्रीज कराएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा मतलब बढ़ाते हैं, ठीक है, आया समझ। सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज, पहला जो है दैट्स द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT। देखो जब हमने स्टार्च को कन्वर्ट किया किसमें, ग्लूकोज में, हमने पढ़ा। अब जो इस ग्लूकोज है इसको एब्जॉर्ब किया किसने, ब्लड में चला गया, ठीक है, वहां से उसकी वजह से ये पहला फैक्टर है जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो सकता है। दूसरा लेवल क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, सॉरी ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस मैंने आपको बोला, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने किसमें, ग्लूकोज में, तो वहां से भी बढ़ सकता है ग्लूकोज। उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब न्यू मैंने आपको बोला नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोज बनना, उससे भी क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब हम देखेंगे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन फैक्टर्स, सॉरी हार्मोन्स नहीं फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स रिमूविंग ब्लड से ना ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, ऐसे फैक्टर जो कि रिमूव करेंगे अब ब्लड को, जो कि डिक्रीज करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ऊपर हमने पढ़े जो इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे देखो ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको बोला, ठीक है। ऊपर जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस में, उसके बाद पायरुवेट में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद वो एस्टाइल को, उसके बाद क्रिबल साइकिल, उसके बाद क्या बनता है, ATP। तो यहाँ पे ग्लूकोज खर्च हुआ, वहाँ से हमने एनर्जी निकाली, तो उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। यहाँ पे देखो जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, ये आपको समझ आ रहा होगा, अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा है ब्लड में, ठीक है, हमने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्लूकोज में, वो लिवर में चला जाएगा, ठीक है, वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा इन द लिवर एंड द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। लिपोजेनेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड फैट डिसॉर्प्शन, ठीक है, डिपोजिशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होती है फैट्स के, कहाँ से, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो वहाँ से भी ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है हमें रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल इन फास्टिंग स्टेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज आया ना तो ये सारा आपको लिखना है, ठीक है। वो आएगा 5 या 10 मार्क्स तक आएगा, ठीक है। तो ये सारा आपको, अगर आप इसमें यही डायग्राम्स बनाओगे ना तो एग्जामिनर आपको बराबर, अगर 5 मार्क्स होगा आपको 6 मार्क्स देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम से आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो इंसान फास्टिंग स्टेज पे, मतलब उसने अभी कुछ नहीं खाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ से आया, लिवर से, ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज है ये कहाँ पे चला जाएगा, मसल्स में। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ग्लूकोज बनाना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से मसल्स है, मसल्स से क्या आया, ग्लूकोज, और लिवर से भी क्या आया, ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फास्टिंग स्टेज में कैसे रेगुलेट होता है, यहाँ पे देखो ये फ्री फैटी एसिड से, ठीक है, फ्री फैटी एसिड से यहाँ से भी ग्लूकोज आया, ठीक है। वो किस में चला गया, मसल्स में। उसके बाद मसल्स से ग्लूकोज निकला, ठीक है। हमने बोला जो मसल्स है वहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। जब मसल्स से ग्लूकोज निकलेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मसल्स है ना, मसल्स या हम बोलेंगे लिवर में, ठीक है। लिवर में क्या, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, या मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना इंटू ग्लूकोज, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। सॉरी, अगर हम ग्लाइकोजन से बनाएंगे ना ग्लूकोज, उसको हम
ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ से फैटी एसिड से, ठीक है, हमने नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से बनाया ये ग्लूकोज ऐसे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो एडिपोज टिश्यू है, देखो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इंटू एडिपोज टिश्यू, यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा, लिपोजेनेसिस हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट में ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल कम होगी, ठीक है, तो यहाँ पे लिपोजेनेसिस नहीं होगी। आया समझ। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग पोस्ट प्रांडल स्टेज, या हम बोलेंगे जब फॉर एग्जांपल आप रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाया, ठीक है, यहाँ पे हाई इंसुलिन है, देखो जब आप कुछ खाते हैं वहाँ पे जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज होती है और इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तब क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, जब ग्लूकोज अब ज़्यादा है ना, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा इनटू ग्लाइकोजन में, और वहाँ पे वो स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, लिवर में, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज, ठीक। अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा कहाँ से हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा ना जब आपने कुछ खाया, तो इंटेस्टाइन से भी ये डायग्राम अच्छे से बना लेना, ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन होगी ग्लूकोज की, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा हो गया, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन, एंड विल बी स्टोर्ड इन द लिवर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद जो ये ग्लूकोज है अगर ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो लिपोजेनेसिस भी हो जाएगी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, फैट्स बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मसल से ग्लूकोज नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, इसको कन्वर्ट होना है, इसको कम होना है, तो यहाँ पे ना फैटी एसिड्स इनटू कन्वर्ट हो जाएंगे मसल्स, ठीक है, मसल्स में, ठीक है। उसके बाद मसल्स से भी ग्लूकोज नहीं बनेगा, ये प्रोसेस इसमें नहीं होती है। उसके बाद रीनल कंट्रोल मैकेनिज्म हम देखेंगे। इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज रेज्ड अबव 180 mg per 100 ml, complete tubular reabsorption of glucose does not occur and extra amount appears in the urine causing glycosuria। आपको पता है यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, मतलब यूरिन के साथ ग्लूकोज निकल सकता है अगर ये अबो कितना हो गया 180 mg per 100 ml। तो ये रहा आज का आपका लेक्चर, आई होप का आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर सीरीज़ को कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।